हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं लालचंद यादव आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। और आज हम लोग उसी पाठ के अंतर्गत एक विशेष शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संपादन एवं समाचार लेखन। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने संपादक और संपादन का नाम कई बार सुना होगा। तो जो संपादक है उसका मतलब है कि संपन्न करने वाला, और संपादन अर्थात समाप्त करना, यानी किसी काम को जो अंतिम रूप देना होता है, जो एक प्रकार से उसे त्रुटिविहीन बनाना होता है। अर्थात अब कोई भी कार्य जो है वो मार्केट में लाना है या समाचार के रूप में प्रस्तुत करना है, तो वो काम किसका होता है? संपादन का होता है। तो सब जो हम लोग संपादन के बारे में जानते हैं वह यह है कि किसी काम को क्या करना? संपादित करना। तो किसी कार्य को संपादित करना ही क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। जो हम लोग पत्रकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें अगर इस परिभाषा की बात की जाए तो जो समाचारों के रूप में एकत्रित की गई सामग्री है, यानी समाचार के रूप में दी जाने वाली सामग्री को अशुद्ध रहित करके, यानी त्रुटिविहीन करके जब हम उसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संपादन कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की चर्चा की जाए तो हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि समाचार के लिए या समाचारों के लिए एकत्रित की गई सामग्री को अशुद्ध रहित करके उसे समाचार के रूप में प्रस्तुत करने के योग्य बनाना ही संपादन कहलाता है। तो जो समाचारों के रूप में क्या है सामग्री एकत्रित की गई है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पत्रकारिता में क्या होता है कि हमको किसी विशेष घटना को, विशेष जानकारी को एकत्रित करना होता है, उसकी गहरी छानबीन करनी होती है, उसे त्रुटिहीन करना होता है और इस रूप में ढालना होता है कि उसे हम समाचार के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। तो जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कह देते हैं? संपादन कहते हैं या पत्रकारिता कहते हैं। तो जो संपादन मैंने बताया वो क्या है कि जो भी समाचारों के लिए सामग्री एकत्रित की गई है, जो भी घटनाएं और जानकारियां एकत्रित की गई हैं, उसे हम क्या करते हैं? लिखते हैं। और जो लिखने का कार्य होता है, चाहे हम कितनी ही कुशलता से क्यों ना करें,
उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं। तो उन्हीं त्रुटियों को दूर करके, अशुद्ध रहित करके समाचारों के रूप में प्रस्तुत करने के योग्य बनाना क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। अर्थात संपादक के द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को त्रुटिहीन या अशुद्ध रहित करना ही संपादन है। मैंने आपको बताया कि दो शब्द भी प्रायः यूज होते हैं, एक तो होता है संपादक और एक है संपादन। तो दोनों ही शब्द जो हैं वो एकदम पूरे मिले जुले। संपादक का मतलब होता है कि संपादन को करने वाला, अर्थात किसी काम को करने वाला, जो काम को समाप्त करने का मतलब ये होता है कि अंतिम रूप देना। जैसे कि किसी काम को बहुत सारे लोग लगते हैं किसी काम में, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे कोई आपको शुगर बनानी है, आपको स्वीट्स बनानी है, आपको सॉप्स बनाने हैं, तो जो अंतिम रूप होता है, जो एकदम आखिरी रूप दे दिया जाता है, जिसे आप लेख तैयार करते हैं, तो लेख को क्या करते हैं कि चेक करवाते हैं, अपने टीचर से चेक करवाते हैं कि हमको सर भाषण देना है, या अपने मित्रों से चेक करवाते हैं कि इसे देख लो इसमें कोई कमी तो नहीं है। और जब हम उसको अंतिम रूप दे देते हैं, फाइनल रूप दे देते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। वही जो कार्य करवाता है, जो उसी काम को करने वाला होता है, वही क्या है? संपादक है। तो संपादन का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमको घटनाओं को त्रुटिहीन बनाना होता है, घटनाओं को रोचक बनाना होता है, घटनाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य बनाना होता है। तो इसके लिए हमें जो है भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर भाषा पे अच्छी पकड़ नहीं होगी, भाषा की हमको अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो हम इस कार्य को अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो संपादक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मुख्य कार्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनका मुख्य काम क्या है? समाचारों के लिए एकत्रित की गई सामग्री को क्या करना? अशुद्ध रहित करके समाचारों के रूप में प्रस्तुत करने के योग्य बनाना ही क्या है? संपादन कार्य कहलाता है या संपादन कहलाता है। तो अब ये करना क्या क्या है कि इनके एक ही काम नहीं है अशुद्धि रहित करना। ये क्या करते हैं कि जो आपके लेख हैं, जो आपका समाचार है, उसे किस तरीके से प्रस्तुत करना जाए, यानी किसी भी सामग्री को प्रस्तुत करना भी एक क्या है? कला है। जैसे कि हम कैसे उसकी शुरुआत करें, कैसे हम विषय का विस्तार करें, कैसे हम उसका उपसंहार करें, ये सब बातें भी समाचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो तरीका होता है, जैसे कि अभी कोई एंकरिंग करता है तो देखिए जो उसकी शुरुआत करने के तरीके होते हैं, मूल बिंदु पे हम आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने विषय को रुचिकर बनाने के लिए उसमें कुछ अलग सामग्रियों को भी जोड़ते हैं, कुछ अलग जो हमारे तथ्य हैं उनको भी जोड़ते हैं, जिससे कि हमारा जो विषय है, जो हमारा समाचार है, वो क्या हो जाए? रुचिकर हो जाए। और भाषा पे अच्छी पकड़ से तात्पर्य है कि जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातों को आसानी से, सरलता से पहुंचा पाएँ और वो हमारी बातों को समझ पाएँ। जब तक लोग हमारी बातों को समझेंगे नहीं, हमारे समाचार को, हमारी जानकारी को, हमारी घटना को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा कार्य क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है, यानी पूरा नहीं माना जाता है। तो अब हम कुछ चर्चा करेंगे संपादन के सिद्धांतों के बारे में कि संपादन के क्या सिद्धांत होते हैं। अगर हम संपादन के सिद्धांतों की चर्चा करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संपादक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होता है। सिद्धांत अर्थात नियम होते हैं एक प्रकार से। सिद्धांत अर्थात कुछ एक प्रकार की शर्तें होती हैं जिस पे किसी व्यक्ति को चलना होता है। तो जो हमारा संपादन का पहला सिद्धांत है वह है तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता। उसे हम क्या कहते हैं? तथ्यों की शुद्धता
या तथ्यपरकता। संपादन का आपका पहला सिद्धांत है कि जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यानी समाचारों में जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं, वो शुद्ध हो, वो सही हो, किसी भी एंगल से वो गलत ना हो, क्योंकि यह एक इतना जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है कि अगर कोई गलत जानकारी दे दी गई तो समाज में इसका गलत मैसेज पड़ सकता है और इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत होता है संपादन का, वो होता है तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परकता। अर्थात समाचार लेखन के लिए जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं, जो भी सूचनाएं, जो भी घटनाएं, जो भी जानकारियां प्रस्तुत की जा रही हैं, वो क्या हो? शुद्ध हो। शुद्ध होने का मतलब है सही हो, अर्थात उसमें कहीं से भी कोई गलती ना हो। तथ्य परकता से भी तात्पर्य वही है कि जो हम घटनाएं, जो जानकारियां बता रहे हैं, वो सही होनी चाहिए, वो प्रमाणिक होनी चाहिए, उसके एक प्रमाण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई बात ऐसे ही हवा में कहें और उसमें कोई जानकारी ना हो। आज जानते हैं आप कि आधुनिकता का युग है, भौतिकता का युग है, जिसमें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए समाचार चैनलों की अपनी एक टीआरपी होती है। जो लोग जितने ज़्यादा समाचार चैनलों को देखेंगे उसकी टीआरपी उतनी बढ़ेगी, अर्थात उसकी मांग उतनी ही बढ़ेगी। तो लोग अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ गलत जानकारियों को भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उस पर आँच आई है। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको बोला जाता है, वो इसकी शुद्धता और तथ्यपरकता के कारण ही बोला जाता है, क्योंकि इसका काम है कि सही जानकारी को लोगों के सामने लाना, ना कि किसी की चापलूसी करना, ना ही किसी का पक्ष लेना, ना ही किसी का बचाव करना। तो जो संपादन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह यह है कि तथ्यों की क्या हो? शुद्धता हो और तथ्य परकता हो। तो जो संपादन का हमारा दूसरा सिद्धांत है वह है वस्तु परकता। अब ये वस्तु परकता क्या होती है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इस पर बोर्ड पे लिखूँगा नहीं, आप सुन करके समझ करके अपने शब्दों में आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। अगर फिर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वस्तु परकता, सबसे पहले ये जानिए आप, वस्तु परकता से मतलब है कि किसी भी वस्तु को हम किस रूप में देखते हैं। अभी भी आपकी बातें अगर समझ में ना आई हो तो जैसे कि देखिए, अगर एक अभिनेता या अभिनेत्री अभिनय करता है, नृत्य करता है, तो लोग उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई किसी का रूप देखता है, तो कोई उसका अभिनय देखता है, तो कोई उसमें से कुछ अन्य गुणों को देखता है। तो ऐसे ही किसी वस्तु पे हमारी अपनी क्या राय है और जो हमारे अन्य लोगों की राय है, किसी भी पक्ष पर ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें दो पक्ष बन जाते हैं। जैसे कि अगर आरक्षण की बात की जाए तो कुछ लोग आरक्षण के समर्थक हैं, तो कुछ आरक्षण के क्या हैं? विरोधी हैं। अब आरक्षण को मान लो कि एक वस्तु है, अब उस पर लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो एक संपादक का कार्य है, संपादन का कार्य है, ये संपादन का सिद्धांत है कि वह किसी भी तथ्य पर, जैसे आरक्षण एक क्या है? तथ्य है। तो जो कोई तथ्य है, जो कोई घटना है, जो कोई जानकारी है, उस पर अपनी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत पक्षता का बहुत अधिक रूप ना आने पाए। जैसे कि मान लो कि मैं आरक्षण विरोधी हूँ या आरक्षण समर्थक हूँ, तो उस पर मेरी अपनी राय नहीं जानी चाहिए। जब मैं आपको बताऊँ आरक्षण के बारे में, यानी मान लो कि मैं एक संपादक हूँ और मुझे आरक्षण पे अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपनी जानकारियाँ साझा करनी है, तो मैं तथ्यों के सहारे, यानी जो संविधान में हमारे लिखित है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम एकत्रित करेंगे। जैसे कि जो अन्य देशों के संविधान है, वहाँ पर आरक्षण के बारे में क्या प्रावधान है, क्या बातें हैं, उसको हम इकट्ठा करेंगे, यानी तथ्यों को हम जुटाएंगे और उन तथ्यों के सहारे हम उसका
हम आरक्षण की व्याख्या करेंगे, आरक्षण के बारे में लोगों को बताएंगे, उसके लाभ और उसकी हानियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उस पर हम ऐसा नहीं है कि अपनी कोई राय को ज़्यादा तवज्जो दे दें। जैसे कि मान लो कि मैं विरोधी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसमें अब संपादक के रूप में मैं उसका सारा विरोधी करूँ, और मान लीजिए समर्थक हूँ तो मैं सारा समर्थन करूँ। तो आप समझ गए होंगे वस्तुपरकता क्या होती है। तो आपको जो लिखना है वो है कि संपादन का एक दूसरा सिद्धांत वस्तुपरकता है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में थोड़ा सा अंतर होता है। तथ्यपरकता में हम तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, वस्तुपरकता में क्या होता है कि हम उन तथ्यों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उसके कुछ रिकॉर्ड है, दोनों पक्षों को हम रखते हैं और बाद में जो निर्णय होता है वो लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। उस पर हम अपने विचार, अपनी राय को हावी नहीं होने देते हैं। ये संपादन का हमारा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है। जो तीसरा सिद्धांत है वह है निष्पक्षता। संपादन का हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम क्या कहते हैं, निष्पक्षता कहते हैं। निष्पक्षता आपने सुना होगा, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। निष्पक्षता अर्थात किसी का पक्ष ना लेना। तो एक संपादक का सबसे बड़ा कार्य है कि वह किसी विशेष पार्टी का, किसी विशेष दल का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष क्षेत्र का, किसी विशेष राज्य का या किसी विशेष विषय का सहारा ना ले, उसका पक्ष ना ले। वह निष्पक्ष होकर के जात, धर्म, परिवार, क्षेत्र आदि से परे होकर के जो सार्वभौमिक सत्य हो, जो सही है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि उसे लोगों के बीच में एक विश्वास हासिल हो, लोगों में विश्वसनीयता उत्पन्न हो। अन्यथा अगर आप गलत चीज़ें बताएंगे, किसी एक का पक्ष लेंगे, तो धीरे धीरे आपके चैनल को कोई देखेगा नहीं, आपके समाचारों को कोई पढ़ेगा नहीं, केवल वही लोग पढ़ेंगे जो उस पक्ष के लोग, उस पक्ष को मानने वाले होंगे। तो आज आधुनिकता में इसकी कमी आ गई है। आप देखते हैं कि कुछ समाचार पत्र, कुछ समाचार चैनल जो होते हैं वो कुछ विशेष पार्टियों का, कुछ विशेष व्यक्तियों का, कुछ विशेष नेताओं का, कुछ विशेष क्षेत्र का सहारा लेते हैं। सब में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इकट्ठा करना, पैसा कमाना सब लोग अपना मकसद बनाते हैं। जब कोई भी काम पैसों के लिए होने लगता है तो उसमें समस्याएं आती हैं। ये बातें आपको लिखनी नहीं है, लिखना केवल आपको मैंने जो पहले बताया वही है कि जो हमारा संपादन का तीसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है, निष्पक्षता है। अब चौथा क्या हमारा है, चौथा जो हमारा है वो है संतुलन। हम अभी हमने आपको बता दिया कि हमारा जो है वो संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलन का मतलब है कि किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में जो भी बातें हम करते हैं तो दोनों के बीच में एक संतुलन हो। किसी चीज़ को हम बहुत एग्रेसिव रूप में लें, यानी आक्रामक रूप में प्रस्तुत करें, और किसी का हम कम पक्ष लें, ये संपादन का अच्छा कार्य नहीं है, ये संपादन के अच्छे सोर्स नहीं है। तो जो हम संतुलन का मतलब है कि हमको पक्ष या विपक्ष दोनों के बीच में एक तादाद में बिठा करके चलना चाहिए, अर्थात हमको किसी के पॉजिटिव, किसी के नेगेटिव इफेक्ट को और फिर एक कंक्लूजन बना करके देना चाहिए, कोई बात बतानी चाहिए कि ये चीज़ें अगर हो सकती हैं तो ज़्यादा समाज के लिए हितकर होगा। तो और जो हमारा अगला जो हमारा संपादन का सिद्धांत है वह है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि जो जानकारियाँ हम जिन स्रोतों से इकट्ठा कर रहे हैं वो विश्वसनीय है। स्रोत का मतलब होता है कहाँ से, स्रोत मीन्स साधन, अर्थात कोई भी चीज़ हम कहाँ से पा रहे हैं। तो जो भी घटनाएं, जो भी सूचनाएं हम इकट्ठा कर रहे हैं वो जो हमारा स्रोत होना चाहिए, जो हमारे माध्यम होने चाहिए, जो हमारे साधन होने चाहिए, वो विश्वसनीय होने चाहिए, वो तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य होने चाहिए कि अगर कहीं हमको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना हो तो हम प्रस्तुत कर सकें और लोग उन बातों को माने और मानने के लिए विवश हों। तो ये थे कुछ हमारे संपादन के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि संपादन के लिए बहुत ही
आवश्यक होते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वह है समाचार लेखन। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्रकरण है, वह है समाचार लेखन। समाचार लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। समाचार लेखन अर्थात किसी भी जानकारी या घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाती है और जब उसे एक लिखित रूप दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? समाचार लेखन कहलाता है। समाचार क्योंकि जनमत से जुड़े होते हैं, लोगों की जानकारियों से जुड़े होते हैं, देश दुनिया से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें जो है वो तथ्यों की शुद्धता और सही जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के सहारे पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वह घटित होते हैं। अर्थात हम किसी काम को करें या ना करें या कैसे करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, वो सभी जानकारियां एक प्रकार से समाचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अगर हम समाचारों के प्रकारों के बारे में जानें तो हम मुख्यतः समाचार को 4 भागों में बांट सकते हैं और वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो समाचार होते हैं वैसे तो इनका क्षेत्र बहुत ही क्या हो गया है, विस्तृत हो गया है, लेकिन अगर हम सभी को समाहित करें तो हम 4 प्रकार के समाचारों को पाते हैं। मुख्य रूप से एक हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा जो हमारा आता है वो है राष्ट्रीय, और जो तीसरा है वह है प्रादेशिक, और जो चौथा हमारा समाचार है वह है स्थानीय समाचार। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा करते हैं, यानी देश के बाहर क्या घटित हो रहा है, मुख्य रूप से जो मेजर कंट्रियां हैं वहाँ क्या घटित हो रहा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं में हम देश के अंदर होने वाली घटनाओं की चर्चा करते हैं, प्रादेशिक में प्रदेश के अंदर होने वाली घटनाओं की चर्चा करते हैं, और स्थानीय में जो हमारा एक प्रकार से जिस जनपद में हम रह रहे होते हैं वहाँ की घटनाओं की चर्चा करते हैं। तो 4 रूप से मुख्य 4 जो हमारे समाचार के प्रकार हैं वो मुख्य 4 हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार। तो समाचारों में एक नियम को फॉलो किया जाता है, वह कुछ विशेष से 6 तत्व कहे जा सकते हैं। वो तो एक तो हो गया क्या हुआ, पहली बात यानी कौन सी घटना हुई, हम इसकी चर्चा करते हैं। क्या हुआ, समाचारों में इनको हम एक प्रकार से 6 ककार बोलते हैं कि क्या हुआ, यानी कौन सी घटना घटी। फिर बात आती है कहाँ हुआ, यानी हमको किसकी चर्चा करनी होती है, किस स्थान पे हुआ। फिर अगर हम बात करें कहाँ हुआ से मतलब है कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर ये घटनाएं घटी। अगर हम तीसरे की बात करें फिर आ जाता हमारा कब हुआ, यानी किस समय ये घटना घटी। तीसरे की चर्चा करते हैं तो हम उसमें किसकी बात ले आते हैं कि कब हुआ। फिर हम बात करते हैं कैसे हुआ, यानी किस प्रकार से वो घटना घटी। फिर हम करते हैं बात क्यों हुआ, 1 2 3 4 आपने कर लिया। जब 5वां तत्व हम ले आते हैं तो हो गया क्यों हुआ।
सब पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। यानी इन प्रश्नों के जवाब समाचार पत्रों में जो होते हैं वो मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। और जो हमारा छठवां तत्व है वह है कौन। कौन से मतलब है कि वो कौन कौन से कारक थे जो इस घटना के होने के जिम्मेदार थे। तो हम एक प्रकार से अगर कह दें तो कौन से कारक, आपको समझाने के लिए वैसे तो कौन 6 में लिया जाता है। तो ये 6 जो तत्व हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं समाचारों में। यानी जो समाचार की हमारी एक प्रकार से जो शुरुआत होती है, जो उसका अंत होता है, वो इन्हीं 6 बिंदुओं के इर्द गिर्द में होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर से सीरियल को फॉलो करते हैं तो कभी कभी नीचे से फॉलो करते हैं। जैसे क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, कहाँ पे घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, यानी कारण क्या थे उसके, और कौन कौन से कारण इसके जिम्मेदार थे। तो दूसरे में हम क्या करते हैं कि पहले हम क्लाइमेक्स की चर्चा कर लेते हैं, पहले हम चरमोत्कर्ष की चर्चा करते हैं कि ये घटना ऐसे ऐसे हो रही है। फिर हम कहते हैं कि क्यों हुआ ये घटना, फिर कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ये 2 प्रकार हैं। तो समाचारों में जो होता है ये नियम विशेष रूप से फॉलो किए जाते हैं। जो संपादन के सिद्धांत हैं मूल रूप से वही समाचार के भी सिद्धांत होते हैं। अर्थात हमको कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है। समाचार के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम लिख सकते हैं कि समाचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तथ्यपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, उसके स्रोत जो है वो प्रामाणिक होने चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसके आवश्यक तत्व हैं समाचार के, जैसा कि आपने अभी संपादन में पढ़ा। अब अगर हम अगले इसके प्रकरण की चर्चा करते हैं तो वो हमारा आता है वो समाचार लेखन के प्रकार। अभी मैंने बता दिया कि समाचार जो लेखन होता है वो कैसे किए जाते हैं, उसके क्या प्रकार हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि हम 2 तरीके से घटनाओं की चर्चा करते हैं, उन्हीं को हम इसमें रखते हैं। जो हमारी पहली घटना है जिसको हम सीरियल से लेकर के चले आते हैं, एक तरीके से लेकर के चले आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उधर्व स्तूपी पद्धति। उधर्व उधर्व स्तूपी पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें हम किसी भी घटनाओं को सीधे क्रम में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम घटना का जिक्र करते हैं, घटना के बारे में बताते हैं कि क्या घटना घटित हुई है, फिर कहाँ हुई है, फिर कब हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, और उसके कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। और एक दूसरा जो दूसरी इसकी पद्धति है, एक प्रकार से समाचार लेखन का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, विलोम स्तूपी पद्धति है। विलोम स्तूपी पद्धति में हम क्या करते हैं कि उल्टा नियमों का फॉलो करते हैं। अर्थात आप पहले इसमें क्या किया जाता है, चरमोत्कर्ष बताया जाता है, यानी घटना कैसे हुई है, क्या है घटना, मतलब उसके बारे में। फिर इस सीरियल से हम उल्टा जाते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो पहले तो उसमें क्या होता है कि घटना को पूरी चरमोत्कर्षता को बता दिया जाता है, उसके मूल बिंदुओं को सब कुछ बता दिया जाता है। तो 2 तरीके से समाचार लेखन का कार्य होता है। अब वो विषय पर निर्भर करता है। आप हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्मों को देखते हैं जिसमें बाद में जो है आदमी देखते हैं कि हीरो या हीरोइन अपने विगत जीवन के बारे में सोचता है, यानी पहले कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं फिर बैक से आया जाता है। तो अब उदाहरण के लिए जो है वो बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, उसमें भी विलोम स्तूपी पद्धति को फॉलो किया गया है, और ज़्यादातर जो होता है नियमों में उधर्व स्तूपी पद्धति को फॉलो किया जाता है, यानी हम सीरियल से आते हैं घटनाओं के बारे में। तो ये था एक प्रकार से संक्षेप में आपने संपादन एवं समाचार लेखन के बारे में अच्छे से जाना। अब हम लोग अपने अगली वीडियो में एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। हम लोग हिंदी जो गद्य खंड से कोई चैप्टर उठाएंगे,
यानी जो हमारा अगला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आप सभी लोग जो भी कुछ पढ़ाया गया इस पर आधारित अपने नोट्स बनाइए, इस पे आधारित प्रश्नों को बनाइए और उनके उत्तर लिखने का प्रयास करिए। अगर कहीं से भी कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।